अब हम बात करेंगे सुशासन उद्देश्य कड़ा संदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जनता की मदद करने को लेकर सख्त चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि जन समस्याओं के निस्तारण और पीड़ितों की मदद में विलंब या लापरवाही नहीं होनी चाहिए और अगर लापरवाही हुई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, अधिकारी को चेतावनी देते हुए एक आधिकारिक बयान भी उन्होंने जारी किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की समस्या के निस्तारण में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो उस परेशानी का पता लगाकर समाधान कराया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसी स्तर पर जानबूझकर समस्या के निस्तारण की प्रक्रिया को लंबित रखा गया तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने सभी को आश्वस्त भी किया कि किसी को भी चिंता करने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश अधिकारियों को भी दिया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को अगर जानबूझकर लंबित किया गया तो निश्चित रूप से अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। संदीप हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं जहां सुनी जा रही हैं, वहीं अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री आए दिन इस तरीके के निर्देश देते रहते हैं। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया। जनता दरबार में जिस तरीके से बड़ी भीड़ होती है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी लोगों की समस्याओं को लंबित न रखें, अगर ऐसा करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। देखिए मनोज, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर में थे और गोरखपुर में सुबह जब उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, दर्शन करने के बाद जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में जो भीड़ देखी उन्होंने कि बहुत से लोग जो है आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, उनके पास अपनी जन समस्याओं को लेकर के आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो छोटे स्तर पर जो शिकायतें होती हैं, जो नीचे के अधिकारी, निचले अधिकारी जो है उसको समस्याओं का सॉल्व कर सकते हैं, आखिर वो सॉल्व ना करके वो सीएम योगी आदित्यनाथ के पास उनको मजबूरन जाना पड़ता है। शायद यही वजह है जिसकी नाराजगी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिखाई दी है। और साथ साथ उन्होंने कहा भी कि जो छोटी निचले स्तर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ऊपर स्तर तक आने की जरूरत नहीं है, नीचे स्तर पर उन समस्याओं को हल कर लेना चाहिए। शायद जो जनता दरबार में जितनी भीड़ बढ़ती है वो भीड़ कम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोगों की समस्या नहीं सुनी जाती है, चाहे वो पुलिस स्तर पर हो या राजस्व के मामले हो या फिर आबकारी मामले हो, बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो आम जनमानस से जुड़े होते हैं। इन समस्याओं को लेकर के जनता दरबार में लोगों को जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं जब सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो अधिकारियों के साथ बातचीत नहीं बनती है तो घंटों या महीनों कह सकते हैं उनको दौड़ाए रखा जाता है और उन्हें चलते चलते चप्पल उनकी घिस जाती है, लेकिन कहीं न कहीं न्याय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचते हैं, फिर अपनी समस्या बताते हैं, तब जाकर के कहीं न कहीं उनको राहत मिलती है। जब सीएम फटकार लगाते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें राहत मिलती है, लेकिन उससे पहले वो अधिकारी जो जमीन पर काम करते हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, वो समस्या नहीं सुनते हैं। इसी बात की नाराजगी जताई है। निश्चित रूप से संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाकर जहां समस्याएं सुनी, वहीं अधिकारियों को भी सख्त निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए कि अगर जनता की समस्याओं को टाला गया, उनकी समस्याओं को निस्तारित नहीं किया गया तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और अब बात करेंगे हम उद्देश्य जीत अहम रणनीति की। आपको बता दें, कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों और सपा की अंदरूनी आशंकाओं को खारिज करने के लिए उपचुनाव के मैदान से हटने का फैसला लिया है। इंडिया गठबंधन के दिल्ली के सूत्र बताते हैं कि हरियाणा चुनाव में अखिलेश यादव ने मैदान में न उतरने की राहुल गांधी की बात मानी थी और अब उसके एवज में राहुल गांधी ने भी यूपी के रण में न उतरकर सपा के लिए रास्ता साफ कर दिया है। लोकसभा चुनाव में सपा जहां 37 सीटों के साथ यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनी, वहीं कांग्रेस भी एक से बढ़कर 6 सीट पर पहुंच गई। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अपने लिखित वक्तव्य में सपा अध्यक्ष को आगाह करते हुए कहा था कि कांग्रेस से दोस्ती उनके लिए भविष्य में घातक साबित होगी।
इंडिया गठबंधन के सूत्र बताते हैं कि केंद्र में वापसी की चाहत के चलते कांग्रेस यूपी में बेहद सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। इसके तहत सबसे पहले सपा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच यह समझ विकसित हुई कि दोनों पार्टी की स्थानीय निकायां कुछ भी बोलें, लेकिन यहां सीटों की साझेदारी पर कोई भी निर्णय लेने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अधिकृत बातचीत होगी। उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगी। छोटे स्तर पर नेता कुछ भी बात करते रहे। तो ये जो मिस्ट्री है राहुल और अखिलेश की मिस्ट्री और सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन है, लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन सफल साबित हुआ और अब ये गठबंधन एक दूसरे की मदद उपचुनाव में भी करता दिखाई दे रहा है। हरियाणा के चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के कहने पर समाजवादी पार्टी ने अपने एक भी प्रत्याशी हरियाणा के चुनाव में नहीं उतारे और हरियाणा चुनाव नहीं लड़ा और अब उसके एवज में समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस जो है वो रोड़ा नहीं बनना चाहती और कांग्रेस एक भी सीट पर उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ेगी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देंगे। और अब बात करेंगे जनता के नाम पाती, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जनता के नाम पाती। जनता के नाम पाती दरअसल प्रियंका गांधी ने दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की चुनावी पारी का आगाज हो गया है। उन्होंने हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी के रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने बाद में रायबरेली की सीट अपने पास बरकरार रखी और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावेदारी पेश की है। अब यहां उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने वहां के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में वायनाड के लोगों को अपना मार्गदर्शक और शिक्षक बताया है। इस चिट्ठी को मलयालम और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि वायनाड के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरी इस यात्रा में आप लोग मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक हैं। लोकतंत्र, न्याय, संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के लिए लड़ना मेरे जीवन का लक्ष्य है। यदि आप मुझे अपना सांसद चुनते हैं तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक रोड शो भी किया था। तो अब प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और इस दौरान उन्होंने वायनाड की जनता को एक खत लिखा और खत के माध्यम से उन्होंने अपने दिल की बात की है, अपील की है। विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, वायनाड में नामांकन के बाद अब प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने उनको अपना मार्गदर्शक और शिक्षक बताया, साथ ही वहां की जनता से उनको सांसद चुनने की भी अपील प्रियंका गांधी ने की है। अखिलेश जी, प्रियंका गांधी ने वायनाड में के उपचुनाव लोकसभा सीट पर अपना नामांकन दाखिल करने के बाद वायनाड की सामान्य जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उनका जनता के नाम संबोधन था, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के नाम लिखते उन्होंने कहा कि एक इमोशनल खत लिख रहे हैं और ये यूडीएफ घर घर तक पहुंचाएगी। प्रियंका गांधी के तरफ से कहा गया कि यहाँ पर जब उनके भाई राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान वो उनके चुनाव प्रचार में आई थी। उस समय उनको वायनाड की जनता से मिलने का मौका मिला था, लेकिन अब उनको खुद चुनाव लड़ना पड़ रहा है, इसको उनको उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी की तरफ से वार्ता किया गया था कि वायनाड की जनता की सेवा सिर्फ गांधी परिवार करेगा, इसलिए हम उस गांधी परिवार के वादे को निभाने के लिए वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ रही हो। और इसको लेकर जो शनिवार को लिखे गए पत्र में इमोशनल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इन सब इमोशनल शब्दों में प्रियंका गांधी की तरफ से लगातार
कहा गया कि वायनाड की जनता ने जो साहस और हिम्मत दिखाया है उसकी हम सराहना करते हैं। और जब कुछ महीने पहले मुझे भाई के साथ चुरमुला और मुदंकई आने का मौका मिला था, जब भूस्खलन की बड़ी घटना हुई थी, उस दौरान हमने भाई के साथ मिलकर जो यहाँ पर काम किया था और यहाँ के लोगों से जो हमको प्यार मिला था और यहाँ के बच्चों से हमको मुलाकात हुई थी, उस दौरान जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया था, अपने बच्चों को खोया था और उनके किसी सगे संबंधी को खोया था, उन लोगों से मिला था, तो उन लोगों को हमने सांत्वना देकर हम चले गए थे। लेकिन वो बातें और वो याददाश्त और वो माहौल हमारे मन में लगातार घूमता था। और आज हम लोग समाज चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं और हमको अब सेवा करने का मौका सीधे वायनाड की जनता का मिल रहा है और मिलेगा। और वो हम वादा करते हैं कि वायनाड की जनता के इस साहस को हम स्वीकार करेंगे और उनकी सेवा के लिए हर समय लगे रहेंगे। उसके लिए उनको कोई भी कदम उठाना पड़े, चाहे सरकार से टकराना पड़े। निश्चित रूप से अखिलेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस खबर पर अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वायनाड के लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने एक भावुक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि लोग उनको सांसद चुने। और अब हम बात करेंगे हमले पर रोष मिली भगत का आरोप। दरअसल विकासपुर में पदयात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली, आपको बता दें पूर्व सीएम केजरीवाल पर हमले का आरोप भाजपा पर लगाया। शनिवार को आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह हमला भाजपा की मिली भगत की वजह से हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा नफरत और हिंसा की राजनीति में इस तरह से आमादा है कि अरविंद केजरीवाल की जान के पीछे पड़ गई है। जेल भेजा है, वहां उनकी इंसुलिन तक बंद कर दी। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी तो अब भी वे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। द्वेष और हिंसा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की जान लेने पर आमादा है। अरविंद केजरीवाल के जान की दुश्मन बन गई है। और ये कोई पहला प्रयास नहीं है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का कोई पहला प्रयास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर हथकंडे केजरीवाल जी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनाए। कि कल अरविंद केजरीवाल जी की विकासपुरी में हो रही पदयात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने हमला किया। आप सब लोग उन लोगों के फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स में जाके देख सकते हैं। एक आदमी जिसने हमला किया उसका नाम रोहित शेरावत है और वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष है। उसका नाम है रोहित शेरावत। जो दूसरा लड़का था उसके अंदर वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी है अरुण दराल। यानी कि प्रदेश स्तर के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा पर हमला किया। ये अब तक की राजनीति के अंदर, दिल्ली की राजनीति के अंदर सबसे निम्न स्तर की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को प्रलोभन देके ही आम आदमी पार्टी की सभाओं के अंदर या पदयात्राओं के अंदर गड़बड़ी कराती थी। बट मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी से लोग इतना नाराज और उकता गए हैं कि उनके प्रलोभन देने पर भी कोई उनकी बात नहीं मान रहा। इसलिए अंततः उनको अपने पदाधिकारियों को ही कहना पड़ा कि तुम ही जाके जो है शर्ट फाड़ लो अपनी अरविंद केजरीवाल की सभा के अंदर। घृणा। और इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी,
आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह कल कथित तौर पर हमला हुआ, उसको लेकर आज आप सांसद संजय सिंह ने जोरदार तरीके से बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये साजिश है, बीजेपी ने ये हमला करवाया है। क्या कहेंगे आप? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जब विकासपुरी के इलाके में पदयात्रा कर रहे थे और जनता से डोर टू डोर संपर्क करने का उनका रोड शो अभियान पैदल यात्रा के जरिए चल रहा था, उस दौरान एक युवक के द्वारा जो हमला किया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में और खड़ा करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आरती ने, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल की जेल में दवाई बंद करके जान लेना चाहते, जब वहां वो जान लेने में सफल नहीं हुए, अब उन्होंने दिल्ली के सड़कों पर, जब दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल, उनका बेटा, दिल्ली का बेटा, जब सड़कों पर उतरकर पदयात्रा कर रहा है, तो पदयात्रा की कामयाबी से घबराई बीजेपी और उसके नेता अब साजिश रच रहे और हमला करवा रहे हैं। अगर इसकी जांच कराई गई तो ये पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी को निकलेगा, लेकिन बीजेपी दिल्ली पुलिस के जरिए इसकी जांच कराकर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। लेकिन निश्चित रूप से अखिलेश जी, साफ तौर पर उन्होंने, संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो संजय सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये देन है। और अब बात करेंगे खुशियां भारी जोरदार तैयारी की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ महिलाएं दिवाली के लिए गाय के गोबर से देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश और दूसरी मूर्तियां बना रही हैं। परंपरा के मुताबिक लोग हर दिवाली पर देवताओं की नई मूर्ति खरीदते हैं और पिछले साल खरीदी गई मूर्तियों को विसर्जित कर देते हैं। माना जाता है कि इससे समृद्धि आती है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ महिलाएं दिवाली के लिए गाय के गोबर से देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और दूसरी मूर्तियां बना रही हैं। परंपरा के मुताबिक लोग हर दिवाली पर देवताओं की नई मूर्तियां खरीदते हैं और पिछले साल खरीदी गई मूर्तियों को विसर्जित कर देते हैं। माना जाता है कि इससे समृद्धि आती है। आपने देखा होगा कि दीपावली के 2 दिन बाद ही परिवार के बाद जब मूर्ति, अब हम पुरानी मूर्तियों का क्या करें, उनको गंगा में हम प्रवाहित कर नहीं सकते क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई होती थी। तो लोगों की मजबूरी है, वो अपना मंदिर के मुंडेरों पे इधर उधर रख देते थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ बनाएं कि ये मूर्तियों की हम पूजा करें, 1 साल रख भी लें और उसको आप डिज़ोल्व करके अपने पेड़ों में डाल दें। कहीं पे भी आप अपने आसपास जो पौधे हैं उसमें डाल सकते हैं, गमलों में डाल सकते हैं। महिलाएं गाय के गोबर से मूर्तियां और दूसरे सामान बनाने का मकसद बताती हैं। उनके मुताबिक ये बायोडिग्रेडेबल हैं, लिहाजा प्लास्टर ऑफ पेरिस या दूसरे सामानों से बनी मूर्तियों के विसर्जन से होने वाला प्रदूषण कम किया जा सकता है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम ये गोबर की मूर्ति, देसी गाय के गोबर से मूर्तियाँ बनाते हैं, जो कि बहुत ही हमारे लिए भी पॉजिटिव है और हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हम पूजा करने के बाद हम इसे कहीं भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, पेड़ के नीचे रख सकते हैं, अपने गमलों में डाल सकते हैं, खाद के रूप में ये हो जाएगा और हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। महिलाओं का कहना है कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाने के अलावा कई महिलाओं को रोजगार भी मिलता है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।